हेलो बेटा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? हम ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके इस वीडियो लेक्चर के अंदर, और वो नया जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है शक। हम मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे हैं, और मौर्योत्तर काल के अंदर मौर्यों के बाद का काल है, इस काल को पढ़ रहे हैं। इस टाइम के अंतर्गत कौन कौन से वंश आए हैं उनके बारे में देख रहे हैं। अब तक हमने जिन टॉपिकों के माध्यम से पढ़ा था उन टॉपिकों के अंदर हमने इंडोग्रीक तक का अध्ययन कर लिया था। शक के बारे में बात करते हैं। मुख्यतः जो शक हैं ये मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जनजाति थी। मध्य एशिया की एक जनजाति थी, घुमक्कड़ जाति थी, और ये लोग सिंध प्रदेश में प्रवेश करने के लिए सम्मानित है। शकों ने प्रचलित खेवर के दर्रे की जगह, कौन सा? खेवर के दर्रे की जगह बोलन के दर्रे को चुना। किसको चुना? बोलन के दर्रे को चुना। मध्य एशिया की घुमक्कड़ जनजाति थी शक, एक घुमक्कड़ जाति थी। शक लोगों ने सिंध प्रदेश के अंदर प्रवेश के लिए सम्मानित है। वैसे खेवर के दर्रे की जगह बोलन दर्रे को चुना। कहां पर प्रवेश करने के लिए? सिंध के अंदर। ठीक है बेटा। शक लोगों ने क्या चुना? ये जो जाति थी मध्य एशिया की थी, ठीक है, इन्होंने जो चुना है खेवर के दर्रे की जगह बोलन के दर्रे को मध्य एशिया में प्रवेश के लिए क्या किया है? चुना है। ठीक है। सिंध को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर उन्होंने भारत के अन्य भागों पंजाब, काठियावाड़, सौराष्ट्र, उज्जैन को अपना क्षेत्र बनाया। इन्होंने सिंध का राज करते हुए काठियावाड़, पंजाब, सौराष्ट्र, उज्जैनी पर अपना अधिकार स्थापित किया है। इन्होंने खेवर के दर्रे की जगह बोलन के दर्रे को चुना है, और सिंध पर अधिकार करते हुए, राज करते हुए काठियावाड़, पंजाब और सौराष्ट्र, उज्जैन पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया है। हम पढ़ रहे हैं शक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। बोलन के दर्रे आदि पर अधिकार किया है। शक राजा अपने आप को क्या कहा करते थे? क्षत्रप कहा करते थे। क्या कहा करते थे बेटा? क्षत्रप कहा करते थे। जो शक शासक थे वो अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। क्या कहा करते थे बेटा? क्षत्रप कहा करते थे। जो शक जो थे वो अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। ध्यान रखिएगा, क्षत्रप शब्द का उपयोग शकों ने किया है। शकों की भारत में 2 शाखाएं थी। शकों की अगर बात की जाए तो भारत में कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं भारत के अंदर। कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं। भारत के अंदर 2 शाखाएं शकों की। पहली शाखा के अंदर उत्तरी क्षत्रप, पहली शाखा के अंदर कौन है? उत्तरी क्षत्रप है। और उत्तरी क्षत्रप के अंदर इनकी का जो केंद्र है तक्षशिला और मथुरा है। तक्षशिला और मथुरा इनका मुख्य केंद्र है। दूसरी है पश्चिमी, दूसरी कौन सी है? पश्चिमी क्षत्रप है। दूसरी पश्चिमी क्षत्रप जो है इसका जो केंद्र है, पश्चिमी क्षत्रप का जो केंद्र है वो है नासिक और उज्जैन।
के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? शक वंश के बारे में बात कर रहे हैं। और शक वंश के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शकों की दो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी बेटा? दो शाखाएं थी। इन दो शाखाओं के अंदर दोबारा से दिखाता हूँ, शायद आपको स्क्रीन पर नहीं दिख पाएगा। पहली जो शाखा थी वो थी उत्तरी छत्रा। कौन से थे? उत्तरी छत्रा। कौन थे? उत्तरी छत्रा। और उत्तरी छत्रा में अपनी जो क्षेत्र था इनका वो था तक्षशिला। और तक्षशिला के साथ में दूसरा इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया था वो बनाया था मथुरा को। किसको बनाया था? मथुरा। पहला केंद्र इनका तक्षशिला है, दूसरा इनका कौन सा है? मथुरा है, जिसको इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। दूसरी जो शाखा है वो है पश्चिमी छत्रा। कौन सी है? पश्चिमी छत्रा। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में इसके अंदर से। इसके अंतर्गत पहला इनका जो केंद्र था वो था नासिक और दूसरा जो केंद्र था इनका था उज्जैन। क्या था बेटा? उज्जैन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शकों की दो शाखाएं थी। मैंने आपको बताया था मध्य एशिया की जाति थी छत्रा, जो कि मध्य एशिया के अंदर से इन्होंने सिंध पर अधिकार कर अपना राज्य स्थापित कर इन्होंने भारत के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया। काठियावाड़ सौराष्ट्र के अंतर्गत अपना राज्य स्थापित किया और अन्य प्रदेश भी। इन्होंने दो दर्रे में से अधिकांश जो लोग थे उन्होंने जो भारत के अंदर प्रवेश किया है खेवर के दर्रे का उपयोग किया है, लेकिन उन्होंने खेवर के दर्रे की जगह पर ओलेन के दर्रे का उपयोग किया था। कौन से दर्रे का उपयोग किया था? ओलेन के दर्रे का उपयोग किया था। इनकी दो शाखाएं थी, एक उत्तरी छत्रा, दूसरी पश्चिमी छत्रा। उत्तरी छत्रा के केंद्र दो थे, एक तक्षशिला था, दूसरा कौन सा था? मथुरा था। पश्चिमी छत्रा के दो केंद्र थे, एक नासिक था, दूसरा कौन सा था? उज्जैनी था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं संभवतः शक शासकों में, शक शासक में मोस अथवा शक शासक भारत का प्रथम जो शक शासक बताया जाता है वो कौन बताया जाता है? मोस अथवा मो को भारत का प्रथम शक छत्रा बताया जाता है। कौन बताया जाता है? प्रथम शक छत्र बताया जाता है मोस अथवा मो को भारत का। नासिक के शक छैरात वंश पहला शासक भूमक था। और इधर नासिक के जो छैरात वंश का जो पहला शासक था, कौन सा पहला शासक? वो कौन था? भूमक था। कौन था बेटा? भूमक। भूमक नासिक के छैरात वंश का पहला शासक कौन था? भूमक था। ठीक है। उज्जैनी के शक जिसको काकमक वंश का संस्थापक चष्टन था, यानी उज्जैनी की जो काकमक वंश है उसका शासक कौन था? चष्टन था। कौन था बेटा? चष्टन। इस वंश का शासक जो था वो कौन था? चष्टन था। ठीक है। इसी का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? रुद्रदामन हुआ है। कौन हुआ है बेटा? रुद्रदामन। इसी का ही कौन हुआ है? रुद्रदामन हुआ है। इसी का ही जो उत्तराधिकारी हुआ है रुद्रदामन, जिसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। कब तक किया? 130 से 150 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया गया है? शासन किया गया है। क्या किया गया बेटा? शासन किया गया। 130 से 150 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया गया है? शासन किया गया है। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी एवं योग्य शासक था। इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई है महाक्षत्रप की उपाधि धारण की गई है। ये रुद्रदामन इस वंश का, उज्जैनी के चष्टन का उत्तराधिकारी रुद्रदामन इस वंश का महानतम शासक हुआ है। इसके द्वारा
इसके द्वारा अगर देखा जाए तो महाक्षत्रप की उपाधि को धारण की गई है। ठीक है, इसके पश्चात में अगर बात की जाए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उसने आप देखिए यहाँ रुद्रदामन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, रुद्रदामन के बारे में पढ़ रहे हैं। रुद्रदामन के द्वारा एक अभिलेख है जिसके माध्यम से पता पड़ता है वह है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जो अगर देखा जाए शुद्ध एवं संस्कृत भाषा के अंतर्गत, अगर देखा जाए इस अभिलेख के अंतर्गत शुद्ध एवं उत्कृष्ट संस्कृत भाषा के अंतर्गत इस अभिलेख को लिखवाया गया है, लिखवाया गया है। किस भाषा में लिखवाया गया है? शुद्ध एवं संस्कृत भाषा के अंतर्गत, उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत, संस्कृत भाषा के अंतर्गत इसको लिखवाया गया है। किसके? रुद्रदामन का। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये उज्जैनी के छत्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, और उज्जैनियों के छत्रपों के अंदर से हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रुद्रदामन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रुद्रदामन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस रुद्रदामन के बारे में लिखवाया गया। ठीक है, संस्कृत भाषा में इस अभिलेख में रुद्रदामन को सातवां नरेश दक्षिणापंत स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित करने का विवरण मिलता है। अब देखिए इस अभिलेख के अंतर्गत सातवां शासक, कौन सा शासक है? सातवां शासक है, सातवां शासक। इस अभिलेख के अंतर्गत सातवां शासक के बारे में बात करते हैं। सातवां शासक दक्षिणापंत स्वामी सातकर्णी को, दक्षिणापंत स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। कितनी बार पराजित करने का उल्लेख किया जाता है? 2 बार पराजित करने का इस अभिलेख के अंतर्गत हमको जानकारी प्राप्त होती है कि इसके अंदर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। रुद्रदामन ने प्रजा पर कोई कर लगाए बिना सुदर्शन झील के बांध का निर्माण मरम्मत करवाई थी। रुद्रदामन एक ऐसा व्यक्ति था इसके द्वारा किसकी मरम्मत करवाई गई? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की क्या की गई थी? मरम्मत करवाई गई थी, बांध की मरम्मत करवाई गई थी। इसने प्रजा पर कोई प्रकार का कर नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया बेटा? किसी भी प्रकार का कर प्रजा पर नहीं लगाया, और प्रजा पर बिना कर लगाए अतिरिक्त तो शुल्क डाले प्रजा पर। इसके द्वारा सुदर्शन झील की क्या करवाई गई थी? बांध की मरम्मत करवाई गई थी। इसके द्वारा रुद्रदामन के द्वारा रुद्रदामन ने मालवा, सौराष्ट्र, गुजरात, कोंकण एवं महिष्मती पर अधिकार किया। वह एक महान विजेता के साथ प्रजापालक, साहित्य, संगीत, प्रजापालक है, साहित्य, संगीत और एवं तर्क शक्ति का विद्यमान है। संस्कृत साहित्य का विकास इसके काल में हुआ है। ठीक है, यह रुद्रदामन अगर बात की जाए तो रुद्रदामन के द्वारा अपने साम्राज्य का जो अधिकार किया गया वो कहाँ तक किया गया है? मालवा, सौराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कोंकण, कहाँ पर किया गया है? मालवा, सौराष्ट्र, उत्तरी कोंकण। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया इसके द्वारा। इसके द्वारा अगर देखा जाए तो उच्च ख्याति का प्राप्त प्रजापालक था, संगीत, साहित्य और का विद्वान था, उनका और संरक्षण देने वाला था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक योग्य व्यक्ति था। कौन? रुद्रदामन एक योग्य व्यक्ति था। ठीक है, इसलिए काल के अंतर्गत, रुद्रदामन के काल के अंतर्गत अगर बात की जाए तो संस्कृत साहित्य का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? संस्कृत साहित्य का, संस्कृत का विकास हुआ है। किसके काल में? रुद्रदामन के काल के अंतर्गत हुआ है। रुद्र सिंह तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, और इस शक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था? रुद्र सिंह तृतीय।
इस वंश का अंतिम शासक कौन है? रुद्र सिंह तृतीय इस वंश का अंतिम शासक है, जिसकी हत्या गुप्त शासकों ने कर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसकी? रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर, इसकी क्या कर दी है? हत्या कर गुप्त शासकों ने, इन शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा इसे क्या कर लिया गया है? अपने साम्राज्य के अंदर, अपने राज्य के अंदर क्या कर लिया गया है? मिला लिया गया है। तो ठीक है बेटा, आज हमने जो पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है? शक साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? शक साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। मुझे आशा है कि ये शक साम्राज्य आपके, शक वंश है वो आपके समझ में आया होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं मूलोत्तर काल। शक वंश के बाद में अगर देखा जाए तो एक पाठ्यान या पल्लव वंश है, ठीक है। शक्तिशाली शासक के द्वारा तख्ते वही अभिलेख के बारे में प्राप्त होता है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट है वो कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण वंश के अंतर्गत कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हमने शक वंश के बारे में पढ़ा है। आशा है कि आपके समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ रहे हैं सूर्यकांत सर, जैसा कि मुझे लगता है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के